बेटा कैपेसिटर में आज हम लोगों का टॉपिक है, हम एक स्फेरिकल कंडक्टर लेंगे और उस स्फेरिकल कंडक्टर की कितनी कैपेसिटी होगी, उसकी कितनी उसकी धारिता होगी, हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। देखिए, मैं एक चीज आपको और बता दूं कि अगर गोलीय चालक है, गोलीय चालक और गोलीय कोश आप सभी बेटा जानते हैं, दोनों ही बिल्कुल एक जैसे ही बिहेव करते हैं। आपके पास अगर गोलीय चालक है, अगर सॉलिड भी है लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, और गोलीय कोश बना है खोखला गोला कंडक्टिंग मटेरियल का है, तो आप सभी लोग अब जानते हैं कि बिल्कुल एक जैसे बिहेव करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को जब भी हम चार्ज देते हैं उनका पूरा का पूरा चार्ज उनकी आउटर सरफेस पर आ जाता है। तो ये मैंने ले लिया एक स्फेरिकल कंडक्टर, गोलीय चालक, चालक पदार्थ का बना हुआ, तो जैसे ही हम इसको चार्ज देंगे वो उसकी आउटर सरफेस पर आ जाएगा। हमने मान लिया ये इस गोलीय चालक का सेंटर है और इसी का कैपेसिटेंस हमको फाइंड करना है कि अगर इस प्रकार का कोई गोलीय चालक है तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उसकी धारिता क्या होगी, ये हमको कैलकुलेट करनी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हमको करना क्या है। मैं फिर से एक बार बता दूं, मेरे पास एक गोलीय चालक है। गोलीय चालक का मतलब कि वो एक चालक पदार्थ से बना हुआ है। अब अगर ये ठोस है या ये खोखला गोला है, अगर चालक पदार्थ का बना है तो बेटा आप सब लोग जानते हैं कि इसका बिहेवियर, दोनों का बिहेवियर बिल्कुल सेम होता है। हम चाहे ठोस चालक गोले को आवेश दें या खोखले चालक गोले को आवेश दें, दोनों का चार्ज उसके आउटर सरफेस पर ही एक समान रूप से वितरित होता है, तो दोनों एक जैसे ही बिहेव करते हैं। हमको ये पता लगाना है कि इस प्रकार का अगर कोई गोलीय चालक है, चाहे खोखला है या सॉलिड है, वो अपने अंदर मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, अपने अंदर कितना ज्यादा से ज्यादा आवेश को वो स्टोर कर सकता है, उसकी धारिता क्या है, ये हमको पता लगाना है। एक चीज मैं और बता दूं धारिता के बारे में, आप इस लेशन में जितनी भी जहां पर भी आप कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, आप चाहे इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस फाइंड करें, आप चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करिएगा, आप पूरे लेशन में जिसका भी कैपेसिटेंस आपको फाइंड करना हो, एक ही फंडामेंटल उसका मेथड है, और वो फंडामेंटल मेथड ये है कि आप सबसे पहले आपके पास एक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस के लिए, बेसिक फॉर्मूला आप याद करें सभी बच्चे। कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला है Q अपॉन V। कैपेसिटेंस के लिए जो भी चार्ज आप देंगे वो चार्ज अपॉन उस चार्ज को देने से उसके पोटेंशियल में जितना इंक्रीज हो जाएगा, जितनी वृद्धि हो जाएगी, वो यहां पर नोट कर देंगे, और इस तरीके से Q अपॉन V के कैलकुलेशन से हमको C मिल जाएगा। और ये बिल्कुल सेम डेटा वैसा ही है जैसा आप सभी बच्चों को याद होगा कि हमने कूलॉम नियम जब पढ़ा तो उस पर बेस्ड जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने गए तो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहे जैसा मिला हो, लेकिन हर बार बेसिक फॉर्मूला हमने कूलॉम्स लॉ को ही यूज किया था, क्योंकि वो एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकाल के दे देता था, और इसके बाद हम किसी भी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन होता था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको इंटीग्रेट करके निकाल लेते थे। सिमिलरली इन दिस लेशन, आप जिस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी या जिस डिवाइस का भी कैपेसिटेंस आपको निकालना हो, सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि उसको हमने चार्ज कितना दिया हुआ है, उस चार्ज को देने से उसके पोटेंशियल में कितना
इंक्रीज हुआ है, वो चार्ज और इंक्रीज इन पोटेंशियल का रेशियो फाइंड कर देंगे। सो दैट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर और दैट कैपेसिटर। यहीं से कैपेसिटेंस आपको मिल जाएगा। तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप जितने भी आर्टिकल यहां पर सॉल्व करेंगे कैपेसिटेंस फाइंड करने के, उन सब में सेम बेसिक फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही फॉर्मूला यूज करना है। अब तो कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया कि मैंने इसको चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया हमने इसको। जब क्यू चार्ज दिया, सो बिकॉज दिस इज द कंडक्टिंग स्फीयर, सो इट्स टोटल चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द आउटर सरफेस। इसकी बाहरी सरफेस पर एक समान रूप से इसका पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने मान लिया कि हमने इसको कितना चार्ज दिया, प्लस क्यू। यह भी मान लिया कि इस गोलीय चालक की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। तब गोलीय चालक के किसी भी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा। पहले इतना नोट कर लेते हैं कि क्या क्या हमने इसमें लिया। माना एक गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। और बेटा गोलीय चालक के बारे में अभी हमने एक बात आपको बताई है, गोलीय चालक ठोस हो या खोखला हो, दोनों एक जैसे बिहेव करते हैं। माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या आर है, इसे प्लस कैपिटल क्यू आवेश दिया जाता है। जो कि इसकी बाहरी सतह पर, आप सभी लोग जानते हैं कि इसकी बाहरी सतह पर, जो कि इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक, अच्छा, अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्योंकि बेटा कैपेसिटेंस के लिए तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अब कैपेसिटेंस के लिए अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं तो इस फॉर्मूले में दो क्वांटिटीज हैं, चार्ज गिवन और इंक्रीज इन पोटेंशियल। हमने चार्ज जो दिया वो कितना दिया, प्लस क्यू। तो एक चीज तो मुझे पता चल गई क्यू के बारे में। अब इस क्यू चार्ज को देने से इस पोटेंशियल में कितनी वृद्धि हुई है हमको बस इतना और निकाल लेना है। तो मैंने ये मान लिया कि जब शुरुआत में हम इसको चार्ज देना स्टार्ट किया था उस समय इस गोले का विभव शून्य था, क्योंकि अगर विभव पहले शून्य रहा होगा फिर उसके बाद चार्ज देने से अगर 10 वोल्ट का भी विभव आ गया तो ये 10 वोल्ट उसके विभव में क्या हो जाएगी, वृद्धि। थोड़ा ध्यान से सोचिए, अगर पहले इसका पोटेंशियल 0 है, आपने इसको चार्ज दिया और इसका पोटेंशियल हो गया 20 वोल्ट, व्हाट इट मींस, इट मींस that the increase in potential is 20 volt because the initial potential was 0. ओके, तो हमने मान लिया शुरू में इसके पास एक भी चार्ज नहीं था, इसका पोटेंशियल 0 था। इनिशियली it has no charge such that Q is 0. Then V will be 0, no potential, no charge, no potential. शुरुआत में ये ऐसा था। अब जब हमने Q चार्ज दिया तो इसके विभव में V वृद्धि हो गई, आवेश दिया जाता है जो इसकी बाहरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। इस आवेश के कारण
चालक के विभव में वृद्धि, चालक के विभव में वृद्धि, V मान लेते हैं, विभव में वृद्धि हो गई। V इज इक्वल टू, याद करें बेटा कि अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है R रेडियस का जिसको Q चार्ज दिया है, तो उसके सरफेस के हर बिंदु पर कितना पोटेंशियल होता है हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। This will be the potential at the surface of this conductor at each and every point, and inside the sphere there will be always the same potential at each and every point। आपको याद होगा इसके अंदर भी हर बिंदु पर उतना ही विभव होता है जितना इसकी सरफेस पर रहता है। ओके, तो ये विभव में इतनी वृद्धि हो गई। अब हमने आवेश क्यों दिया था, पोटेंशियल में इतनी वृद्धि हो गई, इसलिए गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। नाउ वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर। C is equal to Q upon V। ओके, C is equal to Q की जगह Q लिख दिया, अपॉन V की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R। Q की जगह तो Q हमने लिखा नहीं दिया क्योंकि चार्ज हमने Q दिया था, पोटेंशियल में इतना इंक्रीज हुआ है तो वो हमने यहां लिख दिया। अब Q से ये Q कैंसिल कर सकते हैं, जब Q से Q कैंसिल कर देंगे देन C विल बी इक्वल टू, C विल बी इक्वल टू, ये नंबर पलट करके ऊपर आ जाएगा और इस तरह से ये फॉर्मूला आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। आप इस फॉर्मूले को बेटा गौर से देखें, आप पाएंगे इस फॉर्मूले में that in this formula 4 pi epsilon naught is the constant for the medium। Here 4 pi epsilon naught is the constant of medium। ये एक मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा। अगर ये मीडियम के लिए कांस्टेंट है, therefore capacitance of a spherical conductor, capacitance of a spherical conductor will be directly proportional to R। आप याद रखें कि किसी भी गोली चालक की जो धारिता होगी वो उसकी रेडियस पर डिपेंड करेगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, अर्थात किसी गोलीय चालक की धारिता किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है। ओके, सो द कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस। इसका बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सभी बच्चों को याद रखना है इस क्वेश्चन का जवाब। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए एक गोलीय चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसके आयतन पर, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर, उसकी त्रिज्या पर, या फोर्थ ऑप्शन है किसी पर भी नहीं। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, क्वेश्चन है कि एक गोलीय चालक की धारिता किस बात पर निर्भर करती है। ऑप्शन 1 उसके आयतन पर, ऑप्शन 2 उसके पृष्ठ क्षेत्रफल पर, ऑप्शन 3 उसकी त्रिज्या पर, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। क्या आपका जवाब होगा बताइए।
आंसर है, हमारा जवाब होगा ऑप्शन 3, त्रिज्या पर। त्रिज्या पर निर्भर करती है, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि गोलीय चालक की जो धारिता होगी वो उसकी त्रिज्या पर निर्भर करेगी। कोई कंफ्यूजन मत रखिए अपने माइंड में, आपको हमेशा ही याद रखना है कि एक गोली चालक की जो कैपेसिटेंस होता है, एक गोली चालक की जो धारिता होती है, वो उसकी त्रिज्या पर ही डिपेंड करेगी, नो डाउट। ना पृष्ठ क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगी, ना आयतन पर डिपेंड करेगी, वो केवल और केवल रेडियस पर डिपेंड करेगी। इसलिए ये आपको बहुत याद रखना है। और आपको कोई भी एग्जामिनेशन में भी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो, गोली चालक की धारिता केवल उसकी रेडियस पर डिपेंड करती है। एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि किसी संधारित्र की धारिता उसके ज्योमेट्री पर डिपेंड करती है, उसकी ज्यामिति पर निर्भर करती है। आप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, अगर ज्यामिति पर डिपेंड करती है तो ध्यान से देखें, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की ज्योमेट्री उसकी रेडियस से ही तो हम समझते हैं। उसका साइज कितना बड़ा होगा उस गोलीय चालक का, ये उसकी रेडियस से ही हम पहचानते हैं। अगर रेडियस ज्यादा है तो हमको पता चल जाता है कि उसका साइज बड़ा है, अगर रेडियस कम है तो हमको पता चल जाता है कि उसका साइज छोटा है। इट मींस ये फॉर्मूला भी हमको आज यही बताता है कि कैपेसिटेंस जो होगा स्फेरिकल कंडक्टर का वो रेडियस पर डिपेंड करेगा, और रेडियस पर डिपेंड करेगा इट मींस ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, क्योंकि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की जो रेडियस होगी वो उसके ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो आज ये यहां पर भी ये प्रूव हो रहा है दैट द कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री, और किसी भी बात पर डिपेंड नहीं करेगी, वो ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगी। और गोली चालक की जो धारिता होगी वो तो त्रिज्या पर डिपेंड करेगी। अब इस पर हम एक चीज और करना चाहते हैं, एक छोटा सा कैलकुलेशन, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको हटा देता हूं। एक छोटा सा कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि अगर एक चालक इतना बड़ा हो जितना कि हमारी अर्थ बड़ी है, जो साइज हमारी अर्थ का है, अगर इतना बड़ा एक गोलीय चालक हमको मिल जाए तो उसकी कैपेसिटेंस कितना होगा, उसकी धारिता कितनी होगी, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। फिर से, यदि एक चालक पृथ्वी के आकार के बराबर हो, यदि एक गोली चालक की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो तो उसकी धारिता कितनी होगी। यदि एक गोलीय चालक का आकार, यदि एक गोलीय चालक का आकार पृथ्वी के समान हो तो उसकी धारिता, अगर एक गोलीय चालक आपको इतना भारी मिल जाए, इतना बड़ा गोलीय चालक मिल जाए कि जितनी बड़ी हमारी अर्थ है, इतना बड़ा गोलीय चालक अगर आपके पास हो तो उस समय उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, उसकी धारिता कितनी होगी, हम ये आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। आप ध्यान से देखें बेटा, गोलीय चालक हमारी पृथ्वी के आकार के बराबर हो, पृथ्वी हमारी गोले के आकार की होती है, और गोली चालक की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो पृथ्वी हमारी गोल है और गोली चालक की धारिता का ये सूत्र भी हमने निकाला है। तो उस सिचुएशन पे धारिता के लिए फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलॉम स्क्वेयर पर न्यूटन मीटर स्क्वेयर। And what will be the R? What will be the radius of that spherical conductor? Because that spherical conductor is same as the earth, so the radius of that spherical conductor will be equal to the radius of the earth. And what is the radius of earth? This is 6400 kilometers
यू नो इन योर क्लास 11th। अगर मैं इसे मीटर में चेंज करूंगा देन इट विल बिकम 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये उसकी रेडियस हो जाएगी। रेडियस हमें मालूम है, एप्सिलॉन नॉट मालूम है, पाई की वैल्यू आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं 3.14 होती है। अब अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने यहां पर नोट कर दी तो हमें क्या मिल जाएगा? आप सोचिए कि हमें मिलेगा कि अगर एक गोलीय चालक हमारी पृथ्वी के जितने बड़े साइज की है तो उस सिचुएशन पे उस गोली चालक का कैपेसिटेंस हमको मिलेगा। एक छोटा सा आइडिया आपको देगा और बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। आप देखें, मैं इसमें सारी वैल्यूज अप्लाई कर देता हूं। 4 पाई की जगह 3.14, 4 इंटू 3.14 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 और कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल कंडक्टर which is equal to the radius of earth and it is 6.4 into 10 to the power 6 meter. 6.4 into 10 to the power 6 meter. So 4 pi epsilon naught r. अब इसको आप कैलकुलेट कर लें। इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, सिंपल सी मैथमेटिक्स से आप सब इसको कर लीजिए। मैं बता देता हूं कि लगभग इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी। C will be approximately 711 into 10 to the power -6 and because the unit of capacitance is farad, so I will have to write here farad. ओके, तो अगर आपके पास कोई भी गोलीय चालक आपकी पृथ्वी के जितने साइज का है उसकी कैपेसिटेंस जो होगी वो 711 इंटू 10 टू द पावर -6 फैरेड, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 711 माइक्रोफैरेड। 711 माइक्रोफैरेड। अब ध्यान से बेटा देखें, माइक्रोफैरेड जो होगा, जो माइक्रोफैरेड आपका होगा, इसको गौर से देखिए। ये माइक्रोफैरेड है, यानी कि मैंने इसको ऐसा लिखा हुआ है। अगर आप इसे सॉल्व करते तो थोड़ा सा मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। माइनस पावर है, 3 नंबर पॉइंट आप इधर लेके आ सकते हैं। 0.711 इंटू 10 टू द पावर -3 फैरेड, ऐसा। अगर ये -3 फैरेड यहां पर आया, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0.711 अपॉन 1000 फैरेड। ओके, अब गौर से सभी बच्चे देखेंगे, यहां पर ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 0.711, ये 1 के बराबर भी नहीं है, 1 से भी बेटा छोटी है ये तो वैल्यू। 0.711 जो आप देख रहे हैं, दिस इज लेस देन 1, 1 भी नहीं है ये तो, और 1 से छोटे नंबर का 1000वां भाग इसकी धारिता आ रही है। कहने का मतलब यूं कि जो भी हमारे पास अगर गोली चालक पृथ्वी के साइज के जितना है तो उसका भी कैपेसिटेंस पूरी तरीके से 1 फैरेड नहीं है, 1 फैरेड से 1000वां गुना है, केवल बहुत छोटी उसकी कैपेसिटेंस आती है। अब आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं बेटा कि जब आपने पृथ्वी के जितने साइज का एक गोली चालक लिया तो उसकी धारिता भी 1 फैरेड नहीं है। इतना बड़ा चालक होने के बावजूद भी उसके कैपेसिटेंस 1 फैरेड भी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो 1 फैरेड का गोली चालक होगा वो तो बहुत बड़े साइज का होगा, बहुत बड़े साइज का होगा। इसका मतलब वो तो पृथ्वी से भी बड़े साइज का होगा। आप चाहें तो वो निकाल सकते हैं कि कितने बड़े साइज का होगा, लेकिन अभी तक हम इतना सीख चुके हैं कि जो गोली चालक अगर पृथ्वी के जितना भी आप ले लोगे तो उसकी धारिता 1 फैरेड नहीं आती। तो 1 फैरेड जो कैपेसिटेंस का यूनिट बनाया गया था वो एक बहुत बड़ा यूनिट था, और ये यूनिट बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं था। अब प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन
उस समय धारिता का मात्रक फैरेड बनाना एसआई सिस्टम में हमने बनाया, ये हमारी मजबूरी थी, लेकिन हम फैरेड को जल्दी यूज नहीं करते, इसीलिए हमने फैरेड को छोड़ करके उसके प्रैक्टिकल यूनिट्स बनाए हैं। माइक्रो फैरेड, पिको फैरेड, ये हमने उसके प्रैक्टिकल यूनिट्स बना के रखे हैं, और अब इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिकल्स, हम इन प्रैक्टिकल यूनिट्स का यूज करते हैं। अब मैं एक झलक आपको दिखा देता हूं कि अगर 1 फैरेड धारिता का कोई गोलीय चालक आप बनाएं तो वो कितना बड़े साइज का होना चाहिए। यहां पर मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं, 1 फैरेड धारिता, 1 फैरेड धारिता के गोलीय चालक का आकार कितना बड़ा होगा, हम ये देखना चाहते हैं। उसके लिए फिर से गोलीय चालक है, फॉर्मूला तो वही लगेगा बेटा। मैं आपको बता दूं, गोलीय चालक के आकार का मतलब है आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल कंडक्टर। उसकी धारिता 1 फैरेड, इट इज ऑलरेडी गिवन, तो हमने फॉर्मूला तो वही लगाया भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का फॉर्मूला। इसमें क्योंकि धारिता 1 फैरेड दी गई है, मैं सी की जगह 1 फैरेड नोट कर देता हूं, इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यहां पर आ जाएगी, देन इट विल बिकम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, एंड 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप बहुत अच्छी तरीके से इसको पहचानते हैं। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और बिकॉज दिस इज द रेडियस सो इट्स यूनिट विल बी मीटर, यह इसका यूनिट होगा। तो अगर आपके पास कोई 1 फैरेड धारिता का गोलीय चालक है तो वो इतना बड़ा होना चाहिए, उसकी रेडियस इतनी होनी चाहिए। अगर मैं इसको किलोमीटर में बदलता हूं तो 1000 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 3 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर्स। ये इट इज सच अ बिग रेडियस कि इतनी बड़ी रेडियस का गोलीय चालक हम असंभव है मेरे लिए उसको इमेजिन करना, बनाना मेरे लिए असंभव है। इतने किलोमीटर रेडियस होनी चाहिए। और अगर अभी भी आपको आइडिया नहीं आया है तो मैं और भी इसकी पावर को ओपन करके दिखाता हूं। 9 इंटू 10 टू द पावर 6 मीन्स 1 2 3 4 5 6 किलोमीटर्स। अगर आप इसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अगर 1 फैरेड धारिता का गोलीय चालक आप बनाने जाएंगे तो वो 90 लाख किलोमीटर रेडियस उसकी होनी चाहिए। 90 लाख किलोमीटर। आप सोचिए, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है और 90 लाख किलोमीटर की रेडियस होगी। उस सिचुएशन पे आपकी पृथ्वी की त्रिज्या भी केवल 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर है, और ये तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर है। आप दोनों के मीटर में कंपैरिजन करिए तो आप देखिए ये गोलीय चालक जिसके कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा वो पृथ्वी से भी बड़े साइज का निकल जाएगा, उसके त्रिज्या पृथ्वी से भी बड़े साइज की हो जाएगी। तो कभी कभी कुछ टीचर्स या आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि बताइए 1 फैरेड धारिता का चालक आप अपनी अलमारी में रख सकते हैं? सोचिए, 1 फैरेड धारिता का जो चालक होगा वो उसका रेडियस केवल 90 लाख किलोमीटर का होगा, जो कि पृथ्वी के साइज से भी बहुत बड़ा है। तो अलमारी हमें उसको पृथ्वी में रखना मुश्किल हो जाएगा, तो हम तो कभी नहीं रख पाएंगे ना। तो ये एक बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको यहां पर केवल 1 फैरेड बताया जाता है कि केवल 1 फैरेड धारिता का कैपेसिटर है, 1 फैरेड धारिता का कंडक्टर है। आप उसको हम अर्थ में रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, उसको हम अलमारी में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। बच्चे बिना कैलकुलेशन के कभी कभी इसका जवाब दे देते हैं और उस समय आपसे गलती हो सकती है। इसलिए प्लीज आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है
कि जो एक फेयर धारिता का स्फेरिकल कंडक्टर होगा, इट्स रेडियस विल बी 90 lakhs किलोमीटर ओनली, विच इज वेरी 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 ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ. सो वी कांट पुट इट इन अवर एल्मीरा. हम कभी भी इसको अपने एल्मीरा में तो क्या इस पूरी अर्थ में नहीं रख सकते उसको. ओके, सो दिस कैलकुलेशन गिव्स यू एन आइडिया कि कितना बड़ा कंडक्टर होता है एक फेरेड जिसकी कैपेसिटेंस होगी. तो हमने दो चीजें यहां पर कैलकुलेट की. पहली कि अगर एक गोलीय चालक आपका पृथ्वी के साइज के बराबर का होगा, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगा, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा. इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 711 माइक्रोफैरेड, लगभग 711 माइक्रोफैरेड धारिता के आसपास होगा, जो कि एक फेरेड से भी, एक फेरेड भी नहीं है, एक फेरेड से 1000 गुना कम है और उससे भी ज्यादा कम. और अगर एक फेरेड धारिता का गोलीय चालक लेंगे तो उसका साइज कितना होगा वो मैंने यहां कैलकुलेट करके दिखाया. अब ये चीजें आपको पता लग गई हैं. ओके, ये जो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था C = 4 pi epsilon naught r, जिसमें हमने गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें हमने देखा कि किसी भी गोलीय चालक की धारिता केवल उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करती है. और इस पर बेस्ड कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं. क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर गोलीय चालक का आयतन हमने n गुना कर दिया तो धारिता कितनी गुनी हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं. तो क्यों ना हम लोग एक बार एक छोटे से कैलकुलेशन को कर लें. इससे न्यूमेरिकल्स में अगर कभी ऐसा आता है तो भी आप उसके लिए अच्छे से तैयार रहेंगे. तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है कि यदि किसी गोलीय चालक का आयतन 2 गुना कर दिया जाए, या आप n गुना निकाल लें, यदि किसी गोलीय चालक का आयतन n गुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता कितने गुनी हो जाएगी. ये बेटा हमारा एक क्वेश्चन है. कभी कभी एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन देते हैं. हाँ, ये हो सकता है कि जैसा हमने यहां पर माना है n गुना, तो आपको ये दे सकते हैं कि धारिता 2 गुनी हो जाए, 3 गुनी कर दी जाए, 4 गुनी कर दी जाए, तो उस समय उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा. आप सभी बच्चों को एक चीज याद रखना है, हम यहां पर आयतन बढ़ा रहे हैं, ठीक है. और हमने अभी अभी देखा है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस, केवल उसकी त्रिज्या पर डिपेंड करता है. तो आपका एक काम होगा, सबसे पहले आयतन आपने n गुना किया, तो आयतन को n गुना जब कर दिया है तो सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि आयतन को n गुना करने से त्रिज्या में क्या इफेक्ट आएगा उसकी, क्योंकि गोलीय चालक की जो धारिता है वो त्रिज्या पर डिपेंड करती है. तो डायरेक्ट आप आयतन से आंसर नहीं निकाल सकते. आपको पहले ये पता लगाना होगा कि अगर आयतन हमने n गुना कर दिया है तो उसकी त्रिज्या कितनी गुनी हो गई होगी. और एक बार अगर आपने त्रिज्या का पता लगा लिया कितनी गुनी हो गई, फिर आप कैपेसिटेंस को पता लगा सकते हैं. देखिए, कैलकुलेशन का मैं मेथड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आप सब लोग जानते हैं. फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आप सभी लोग अब समझ गए हैं कि गोलीय चालक की धारिता केवल और केवल किस पर निर्भर करती है, त्रिज्या पर. जबकि यहां किसका बदलाव दिया गया है, आयतन का. तो आप डायरेक्ट आयतन से नहीं निकाल सकते. आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर आयतन n गुना कर दिया है तो धारिता भी n गुनी हो जाएगी. नो, नेवर. याद रखिए, सबसे पहले आयतन n गुना कर दिया है तो त्रिज्या कितनी गुनी हो गई है ये पता लगाइए. और एक बार त्रिज्या का पता लगा लिया फिर आप उससे कैपेसिटेंस को पता लगा सकते हैं. तो जब भी किसी भी चीज को बदलें, आयतन बदलें, उसका सरफेस एरिया बदलें, सबसे पहले आपका टारगेट होगा कि रेडियस में क्या फर्क पड़ा उसको पता लगाइए. और एक बार रेडियस का डिफरेंस पता लग गया फिर आप बहुत आसानी से उसके कैपेसिटेंस का चेंज निकाल सकते हैं. अब देखिए मैं कैसे कैलकुलेट करता हूं.
यहां पर मैं लिख लेता हूं, माना गोलीय चालक की प्रारंभिक त्रिज्या है R1 तथा, ठीक है, R1 है, तब आयतन कितना होगा उसका, V विल बी इक्वल टू, आप सभी लोग जानते हैं गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई R क्यूब, पाई R1 क्यूब। ओके, ये उसका शुरुआत का आयतन है। अब आयतन कितना कर दिया आपने, n गुना। अब आयतन n गुना कर दिया गया। गोली चालक का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम को हमने n टाइम्स बढ़ा दिया। अगर वॉल्यूम n टाइम्स बढ़ जाएगा तो उसकी रेडियस भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आयतन n गुना कर दिया गया, तब माना अंतिम त्रिज्या R2 है। तब अब इस समय वॉल्यूम कितना होगा, आयतन n गुना कर दिया, पहले आयतन था V, अब आयतन आपने n गुना कर दिया, देन इट विल बिकम n इंटू V। क्लियर कि पहले आयतन V था, अब n गुना कर दिया तो nV हो गया। और अब त्रिज्या R2 हो गई है, तो अब उसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई R2 क्यूब। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले मुझे अब रेडियस पता लगानी है, तो मैं एक काम करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 NV लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके A1 के लेफ्ट हैंड साइड में V है, राइट हैंड साइड में जाइए, NV में लिखेंगे 4/3 पाई R2 क्यूब, इसमें लिखेंगे 4/3 पाई R1 क्यूब। ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये डिनोमिनेटर में रहेगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब। ओके, V से V कैंसिल हो गया, R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब की वैल्यू आ गई, या R2 अपॉन R1 की वैल्यू, दोनों में क्यूब लगा है। सिंपल सी मैथमेटिक्स से आप सभी बच्चे समझते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी n टू द पावर 1/3। n टू द पावर 1/3, यहां से पावर क्यूब हटाएंगे, n टू द पावर 1/3 मिल जाएगा। अब वी हैव गॉट द रिलेशन बिटवीन R2 एंड R1, फाइनल रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस। नाउ वेरी इजली I can find out the capacitance। यदि प्रारंभिक धारिता C1 तथा अंतिम धारिता C2 हो, तब C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R से। क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, फॉर्मूला बनेगा C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू अंतिम धारिता प्रारंभिक धारिता, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, तो अंतिम त्रिज्या बटे प्रारंभिक त्रिज्या। अब R2 अपॉन R1 की वैल्यू तो हम n टू द पावर 1/3 निकाल चुके हैं। C2 अपॉन C1 इज इक्वल टू n टू द पावर 1/3। सो C2 विल बिकम n to the power 1/3 C1। This will be our exact answer। तो आपने क्या देखा कि अगर किसी गोलीय चालक का आयतन n गुना कर दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी गुनी हो जाएगी। किसी गोलीय चालक का आयतन अगर n गुना कर दिया जाए तो पहले मैंने आयतन कैलकुलेट किए, आयतन से रेडियस को कैलकुलेट किया, रेडियस निकलने के बाद कैपेसिटेंस का मैंने फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया और देखा कि अगर आयतन हम n गुना कर देते हैं तो गोली चालक की जो कैपेसिटेंस होगा, जो उसकी धारिता होगी, वो n टू द पावर 1/3 टाइम्स हो जाती है, n टू द पावर 1/3 टाइम्स बढ़ जाती है। मींस अब इसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर गोली चालक का आयतन 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना, तो उसकी धारिता कितने गुनी हो जाएगी। बताइए आप क्या करेंगे।
2 गुना आयतन कर दिया ना हमने, किसकी जगह पर आप 2 लिखेंगे बताइए? n की जगह 2 लिखेंगे तो उसकी धारिता कितनी गुनी हो जाएगी? आंसर उसकी धारिता 2 to the power 1/3 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अगर आपसे कोई कह दे कि किसी गोली चालक का आयतन हमने 8 गुना कर दिया, 8 टाइम्स वॉल्यूम हमने उसका बड़ा कर दिया है, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी? तो जब आप 8 टाइम्स वॉल्यूम बड़ा कर देंगे तो n की जगह 8 लिखेंगे, 8 to the power 1/3। You have to find out the cube root of 8, and what is the cube root of 8? Cube root of 8 will be 2। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस होगा वो कितने गुना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो आप याद रखें कि अगर किसी भी गोली चालक का आयतन आप n गुना कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस n to the power 1/3 टाइम्स हो जाएगा। कैसे? दिस इज द कैलकुलेशन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन मैं और करता हूं, कभी कभी इसका उल्टा भी कर देते हैं। उल्टा कर देते हैं कैसे? कि अगर किसी गोली चालक की धारिता n गुनी कर दी जाए तो इसकी त्रिज्या में कितना परिवर्तन हो जाएगा? आप इसको नोट कर ले, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर जो कि बेस्ड है, मैं उसको भी कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। आप ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गोलीय चालक की धारिता n गुनी कर दी जाए, 2 गुनी 3 गुनी आप बाद में कर लीजिएगा, मैं n गुनी से निकाल के दिखा देता हूं। यदि किसी गोली चालक की धारिता n गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? अब ये कैलकुलेट करना है, जस्ट उसका अपोजिट हो गया। पहले हमने आयतन को n गुना किया तो धारिता का चेंज निकाला। अब हम धारिता को n गुनी कर रहे हैं तो आयतन में कितना चेंज आ जाएगा ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, इट्स वेरी सिंपल। आप फिर से देखिए, धारिता n गुनी कर दी जाए, माना चालक गोले की प्रारंभिक त्रिज्या r1 तथा धारिता c है, तब c की वैल्यू क्या होगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब धारिता को कितना गुना कर दिया जाता है? n गुना कर दिया जाता है। अब धारिता को n गुना कर दिया जाता है, धारिता को n गुना कर दिया जाता है, अर्थात अंतिम धारिता हो जाएगी n इंटू सी, क्योंकि पहले धारिता कितनी थी? c। अब अगर धारिता n गुना कर दिया हमने तो n इंटू सी हो जाएगी, अर्थात अंतिम धारिता nc तथा माना अंतिम त्रिज्या r2 हो जाती है। ओके, तो अगर अंतिम धारिता है n इंटू सी, अंतिम त्रिज्या है r2, तो धारिता का फॉर्मूला आप यूज करिए। n इंटू सी विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमको कैलकुलेट करना है।
मुझे आयतन और फाइंड आउट करना है, और आयतन तो रेडियस पे डिपेंड करेगा, तो रेडियस से निकलेगा, इसलिए मैं रेडियस कैलकुलेट करना चाहता हूं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 2 में समीकरण 1 से डिवाइड कर देते हैं। ये न्यूमरेटर में रहेगा पूरा, ये डिनोमिनेटर में, तो NC अपॉन C करेंगे, N 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, दिस विल बी R2 अपॉन R1। ओके ओके, अब क्या करना है हमको, हमें तो आयतन चाहिए, इसलिए यहां पर आप लिख सकते हैं माना गोलीय चालक का प्रारंभिक आयतन V1 तथा अंतिम आयतन V2 हो, तब आयतन का फॉर्मूला बेटा आप सभी लोग जानते हैं, 4/3 पाई r क्यूब होता है, जिसमें 4/3 पूरी तरीके से कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है। देयरफॉर फॉर्मूला क्या बनेगा, V2 अपॉन V1, अंतिम आयतन बटे प्रारंभिक आयतन बराबर आयतन त्रिज्या के क्यूब के अनुक्रमानुपाती है, त्रिज्या के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, तो V2 अपॉन V1 विल बी इक्वल टू R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब। ओके, V2 अपॉन V1 वी कैन राइट इट एज R2 अपॉन R1 होल क्यूब। नाउ V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू n क्यूब, और V2 विल बी इक्वल टू n क्यूब इंटू V1। ये हमारा आंसर हो गया। आपने देखा कि अगर हम किसी गोली चालक की धारिता n गुनी कर देते हैं तो उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का n टू द पावर 3 टाइम्स बढ़ जाता है, n क्यूब गुना हो जाता है। मींस अगर हम न्यूमेरिकल में इसको लेते हैं और अगर मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अगर किसी गोली चालक की धारिता आप 2 गुनी कर देंगे, 2 गुनी, किसी गोली चालक की धारिता 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा। धारिता 2 गुनी करने से आयतन में चेंज, n की जगह 2 लिख दीजिए, 2 टू द पावर 3 विल बी 8, तो जो आयतन होगा वो प्रारंभिक आयतन का 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। सो दीज आर सम कैलकुलेशंस जो कि हमने यहां पर करके दिखाया आपको। इसके पहले भी एक कैलकुलेशन करके दिखाया, इसमें भी देखा, और गोली चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होगा वो भी देखा। अगर हमारे पास एक गोली चालक पृथ्वी के जितने साइज का होगा उसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, आपने उसको भी देखा, अप्रोक्सीमेटली 711 माइक्रोफैरड वो कैलकुलेशन आती है। तो क्या 1 माइक्रोफैरड, जो कि 1 माइक्रोफैरड से भी 1000 गुना छोटे से भी कम है, तो अगर 1 फैरड धारिता का कैपेसिटर होगा, 1 फैरड धारिता का अगर कंडक्टर होगा तो कितना बड़ा कंडक्टर होगा, हमने कैलकुलेट किया उसको भी, इट विल बी 90 लाख किलोमीटर रेडियस, जो कि हमें अपनी घर की अलमारी तो क्या उसको इस अर्थ में रखना इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो 1 फैरड कैपेसिटर, 1 फैरड कैपेसिटेंस का कैपेसिटर साइज में बहुत बड़ा होता है, उसको हम अर्थ में नहीं रख सकते। सो फैरड इज नॉट द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, देयरफॉर वी हैव ऑलरेडी मेड some practical units of capacitance that are microfarads and picofarads. 1 microfarad is equal to 10 to the power minus 6 farad and 1 picofarad is equal to 10 to the power minus 12 farad according to our use. Okay? तो आज हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ी हुई हैं, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा और आपने इसको काफी इंटरेस्ट में भी लिया होगा। आपको पता चल रहा है, आपको इंटरनली समझ में आ रहा है कि 1 फैरड कैपेसिटेंस कितना बड़ा होगा और अर्थ का कैपेसिटेंस कितना बड़ा होगा, ये सारी चीजें। तो आज हम अपने लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आगे जब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे,
तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं इस समय हम लोग, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र का सिद्धांत हम पढ़ेंगे। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और वो इतना मल्टीलेटरल आर्टिकल है आपका कि अगर आप उसको अच्छे से समझ गए तो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के जवाब आपको ऐसे ही आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए प्लीज डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर विच इज प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पे। थैंक यू।